मैं राजनीति से नफरत करता हूँ। नीतीश जी फंस गए। हेलीकॉप्टर से आता है और भाषण देता है और सब जात के गोतिया एक टंगा खड़ा होके जय जयकार करता है। मैं विधायक बनने की भूख से तड़प रहा था और हमारे मतदाताओं ने निर्दलीय मुझे आशीर्वाद दिया। जंगल राज से निजात दिलाने के लिए बेटा बनाया था, भाई बनाया था। वो शादी में जाएंगे तब भी राजनीतिक चर्चा, श्राद्ध में जाएंगे तब भी राजनीतिक चर्चा, बेड पर जाएंगे तब भी राजनीतिक चिंतन। देश के जो विपक्ष की जो आपने चर्चा किया, ये तमाम लोग लुटेरे हैं, ये परिवारवाद के पोषक हैं। हमारे आदरणीय नीतीश जी फंस गए हैं। जो सीबीआई ईडी आदरणीय नीतीश जी के यहाँ क्यों नहीं छापा मारा? इस देश का जो न्यायपालिका है उसको भी मोदी जी अपने पॉकेट में लेके अमेरिका घूम रहे हैं। जो ये विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, ये ट्रायल हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है। अब राहुल जी बेल पर चल रहे हैं, सोनिया जी बेल पर चल रहे हैं। हो सकता है किसी भी वक्त कोर्ट हमको भी कॉल कर ले। सर, बीजेपी के 9 साल के इस शासनकाल को आप किस तरह से देखते हैं? को मैं व्यक्तिगत रूप से बेहतर शासन, और जो बिहार राजनीति में इतना आगे है, वो रोजगार में इतना पीछे क्यों रह गया? तो जात के नाम पर जब वोट कीजिएगा, आपका जो नेता है उसका पेट की चर्बी उतने मोट हो गया कि आपको भोग भोगना ही पड़े। बेरोजगारी के दलदल में फंसिए, झोपड़ी के दलदल में फंसिए, कोनो दलदल में आपको धंसा के रखेगा। मटिहानी की जनता जानना चाहती है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है। नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है केवी स्टूडियो बिहार में। हमारे साथ आज हैं बेबाकी से बोलने वाले मटिहानी के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह। सर, स्वागत है आपका केवी स्टूडियो बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद केसाव्या की धरती पर आपको पंडित जी महाराज। आज के इस वीडियो में हम बिहार के राजनीतिक हालात के बारे में बात करेंगे, जिसके संदर्भ में मीठे और कुछ तीखे सवाल भी होंगे। सर, उससे पहले बिहार और बेगूसराय के जो युवा हैं वो जानना चाहते हैं कि आपकी जो राजनीति में शुरुआत हुई वो कैसे हुई और अभी तक का राजनीतिक सफ़र कैसा रहा? मूल बात जान लीजिए, सच बोलने का प्रयास करते हैं। हारमोन्स का शरीर है, हमसे भी कुछ भूल हुई होगी, गलतियां हुई होगी, भविष्य में भी हो सकती है, लेकिन मेरा प्रयास है जो सत्य बोलूं। 97 से मैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मूल रूप से कदम रखा। पैक्स अध्यक्ष के रूप में 97 से मैं राजनीति में आया। 2001 में पंचायती राज के जिला परिषद सदस्य के रूप में मतदाताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 2005 में कुछ साथी, कुछ शुभचिंतक ने मुझे विधायक बनने की भूख जगा दी। मैं विधायक बनने की भूख से तड़प रहा था। मटिहानी की धरती काफी सुंदर, काफी कठिन, काफी मृदुभाषी, काफी कठोर की धरती है। मैं जीवन में पहली बार आरएसएस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और 2000 में मैं टिकट के लिए गया। संजोग मुझे टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला, इसको मैं एक संकल्प के रूप में लिया और मटिहानी विधानसभा की एक एक गली, एक एक आंगन की मैंने सुधि ली। एक बेटा बनके, एक भाई बनके, एक सेवक बनके मैंने इस धरती की सेवा की। पुनः चुनाव 2005 में आ गए। मुझे सिंबल नहीं मिला, लेकिन जिस विचारधारा को मैं मानता था वो आरएसएस, एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, बीजेपी कि जितने भी
फॉलोवर थे, वर्कर्स थे, तमाम लोगों ने निर्णय लिया कि निर्दलीय चुनाव लड़े। मतदाता का अपार आशीर्वाद प्यार मिला, विधानसभा गए, लेकिन संजोग से रास्ते से ही लौटना पड़ा। बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गए। 2005 में पुनः सेकंड चुनाव हुआ। उसके बाद मुझे तो सिंबल देने के लिए भीड़ लग गई, तो मैंने कहा मुझे सिंबल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने अपने मतदाता से निवेदन किया था, आग्रह किया था, आप मुझे एक बार आशीर्वाद दें, मैं आपकी सेवा करूंगा। और हमारे मतदाताओं ने निर्दलीय मुझे आशीर्वाद दिया, तो मैं पुनः निर्दलीय ही चुनाव लड़ूंगा। मैं पुनः निर्दलीय आया। एनडीए आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय सुशील मोदी जी ने मटिहानी से सेकंड चुनाव में एनडीए का उम्मीदवार नहीं दिया। एक तरह से मेरे को समर्थन कर दिया उन्होंने। मैं पुनः गया और ईमानदारी से मटिहानी की जनता की भी सेवा की और ईमानदारी से एनडीए के पक्ष को मजबूती से रखा। इसलिए रखा जो मटिहानी की जनता ने मुझे जंगल राज से निजात दिलाने के लिए बेटा बनाया था, भाई बनाया था। 15 साल का जो मटिहानी की धरती पर कुशासन था, माननीय विधायक के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी राजन जी थे, और पूरे बिहार में माननीय लालू जी का जो जंगल राज था, आतंक का राज था, उससे निजात दिलाने के लिए मटिहानी के मतदाता ने मुझे चुना। और चुनाव जीतने के बाद मैंने मटिहानी के मतदाता से ओपिनियन लिया। आपने तो मुझे आशीर्वाद दे दिया, मैं पटना जा रहा हूं, पटना जाके मैं क्या करूं, क्योंकि मैं निर्दलीय हूं। तो मतदाताओं का आदेश था जो लालू जी और वामपंथ छोड़ के आप किन्हीं को सपोर्ट करेंगे, मेरा आशीर्वाद है। सर, अगर हम अभी बिहार के वर्तमान राजनीति की बात करें तो बिहार की सियासी गलियारों में गर्मा गर्मी बनी रहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए हैं और हाल ही में पटना में विपक्षी एकता की एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल, एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी समेत करीब 17 पार्टी के विपक्षी नेता शामिल हुए थे। सर, आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में ये विपक्षी एकता की इस बैठक का क्या असर पड़ने वाला है? एक बात जान लीजिए, इस देश के आजादी को लगभग 75 वर्ष हुए और मेरा भी उम्र 59 साल होने को चला। लगभग 40-45 साल से मैं अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को अपनी आंखों से देखा है। 75 साल तो 45 साल आंखों से देखा, 30 साल अपने अभिभावकों के जबान से सुना जो हमसे बड़े थे। कुछ बातें इतिहास के पन्ने से भी पढ़े। जिस उम्मीद और आशा से हम गुलामी की जंजीरें को तोड़ने का कार्य किया, उस उम्मीद और आशा पर इस देश के जनप्रतिनिधि उतरने का कार्य नहीं किया। हम किसी दल की चर्चा नहीं करते, किसी जाति की चर्चा नहीं करते, किसी धर्म की चर्चा नहीं करते। इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में इस देश के लोकतंत्र के महान रक्षक मतदाताओं ने बड़े उम्मीद और आशा से जनप्रतिनिधि चुनने का कार्य किया। लेकिन धरती की सच्चाई यही है, जो जनप्रतिनिधि जो भी चुने गए, चुनाव तक उन्होंने अपने आप को बेटा बनाया, भाई बनाया, सेवक बनाया। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भारत के लोकतंत्र के साथ क्रूर मजाक करने का कार्य किया।
जिस कारण आज भी इस देश में 80% 75% आबादी अप्रॉक्स 80 करोड़ लोग 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़े हैं। और वर्तमान परिवेश की जो आपने चर्चा की, तो आप ये समझिए जो राजनीति करने वाले जो महामानव हैं, उनके जीन में 24 घंटा कीड़ा काटता रहता है। वो शादी में जाएंगे तब भी राजनीतिक चर्चा, श्राद्ध में जाएंगे तब भी राजनीतिक चर्चा, बेड पर जाएंगे तब भी राजनीतिक चिंतन, मतलब 24 आवर्स राजनीति की चर्चा उनके दिमाग में रहता है। जो हम किसी तरह से जनप्रतिनिधि बने, उनके दिमाग में ये नहीं रहता जो मैं किसी तरह से परिवार, समाज, राष्ट्र की सेवा करूं। और हम तो कहा था जो वर्तमान परिवेश में जो ये आपने ममता जी का नाम लिया, आपने स्टालिन साहब का नाम लिया, आपने अखिलेश जी का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, शरद जी का, मतलब देश के जो विपक्ष की जो आपने चर्चा किया, ये तमाम लोग लुटेरे हैं। ये परिवारवाद के पोषक हैं, पूंजीवाद के पोषक हैं, घोटालेबाज के पोषक हैं। इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं। इस दलदल में व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय नीतीश जी फंस गए हैं। चर्चा होती है, लोग बोलते हैं जो मोदी जी एजेंसी से टॉर्चर करते हैं, सीबीआई, ईडी, एनआई वगैरह वगैरह एजेंसी की चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो सीबीआई, ईडी आदरणीय नीतीश जी के यहां क्यों नहीं छापा मार रही है? आखिर लालू जी पर, लालू जी के मैडम पर, लालू जी के बेटा पर, लालू जी के खानदान पर बारंबार क्यों? कुछ तो कारण होंगे। धुआं उठी है, इसका मतलब वहां आग है। और आप तो ये भी देखा है, जो आदरणीय लालू जी को तो कोर्ट ने सजा भी दिया। ईडी, सीबीआई कार्य एजेंसी मोदी जी का है, कोर्ट तो एविडेंस पर चलता है ना। तब तो विपक्ष को यह भी कहना चाहिए, जिस देश का जो न्यायपालिका है उसको भी मोदी जी अपने पॉकेट में लेके अमेरिका घूम रहे हैं। अब तो ये कहना चाहिए, तो वो सजावार है। तो सजावार तो तभी ना कोई होते हैं जब उनके ऊपर आरोप गठित होता है, एविडेंस के साथ कोर्ट सजा देती है। तो सवाल है जो ईडी नीतीश जी के यहां क्यों है, ईडी स्टालिन साहब के मंत्री के यहां क्यों, ममता जी के मंत्री जी के यहां क्यों, ऐसा क्यों? ये गंभीरता से इस देश के महान मतदाता को विचार करना होगा, सोचना होगा। हम तो यही समझते हैं, जो ये विपक्षी एकता की जो बात हो रही है, ये एक ट्रायल हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है, ट्रेनिंग का ही कालखंड चल रहा है। अब ट्रेनिंग इस सेंस में, अब राहुल जी बेल पर चल रहे हैं, सोनिया जी बेल पर चल रहे हैं, किसी भी वक्त कोर्ट उनको बुला लेगा। और एविडेंस है तो उनको जेल जाना पड़ेगा। तो राहुल जी, लालू जी और संजय राउत जो महाराष्ट्र से चल के आए थे, उनसे ये सीखने आए थे, जानने आए थे। जो आपने जो लालू जी और संजय राउत जी दोनों आदमी जेल में जो रहे, जेल में आपको कैसा आनंद मिला? जेल में रहने का सिस्टम, खाने का सिस्टम, सोने का सिस्टम बेहतर है या वहां भी मोदी जी का भूत पहुंचा हुआ है? यही जानकारी लेने के लिए ये सब लोग बैठे थे। जो हम भी उस रास्ते पर खड़ा हैं, हो सकता है किसी भी वक्त कोर्ट हमको भी कॉल कर ले। अब जैसे केजरीवाल साहब आए, तो केजरीवाल साहब के तो 2 मंत्री अभी जेल में हैं,
तो केजरीवाल साहब जेल जाके अपने मंत्री जी से पूछ नहीं पाए, भेंट करने भी नहीं गए जो आपका जेल कैसे कट रहा है। तो लालू जी से ही पूछने चले आए कि हमारा मित्र तो जेल में है लेकिन हम जेल गेट पर नहीं जाते हैं, चूंकि भविष्यवाणी होती है जो जेल गेट पर किसी मित्र से मंडली से मिलने जाता है तो उसके नसीब में लिखा जाता है उसको जेल जाना ही जाना पड़ेगा। तो हम समझते हैं जो अभी लोकतंत्र मोदी जी के नेतृत्व में संवर्धन की स्थिति में है, आगे बढ़ रहा है। विपक्षी एकता एक गैंग है, इस गैंग की रक्षा देश का नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। पर सर विपक्षी एकता की जो ये मुहिम है ये तो सर नीतीश कुमार ने ही शुरू की है। नहीं, मैंने ये कहा जो मैंने भी काफी नजदीक से नीतीश जी को अध्ययन करने का प्रयास किया। नीतीश जी फंस गए, उनका जो व्यक्तित्व था, उन्होंने जिस रूप में अपने व्यक्तित्व अपने नीति से निर्धारण किया और समाज परिवार देश दुनिया ने उनके व्यक्तित्व को सम्मानित किया, हमको लगता है जो कहावत एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो फंस गए हैं। और हमको लगता है जो उस दलदल से निकलने का उस सार्थक प्रयास भी कर रहे हैं। अब निकलने का वो रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन आप सिर्फ कर्म हो, फल तो हरि हैं। तो नीतीश जी तो कर्म है, फल तो हरि के हाथ में है। उनके नसीब में जो लिखा होगा होना वो होगा ही होगा। लेकिन हमको लगता है जो दलदल में फंस चुके हैं वो प्रयास जरूर कर रहे होंगे, घुटन महसूस कर रहे हैं जो मैं किसी तरह से यहाँ से इस जाल से निकलूं। सर बीजेपी के शासनकाल के लगभग 9 साल पूरे हो गए, जिसमें बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि उन्होंने देश को आगे ले जाने का काम किया। तो वहीं विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि बीजेपी ने देश को महंगाई और बेरोजगारी में धकेलने का काम किया। सर बीजेपी के 9 साल के इस शासनकाल को आप किस तरह से देखते हैं? एक बात आप समझ लें, ये 9 साल का शासन को मैं व्यक्तिगत रूप से बेहतर शासन मानता हूं। बेहतर शासन इस सेंस में मानता हूं, दुनिया के नक्शे पर भारत की आवाज बुलंद हुई। देश के अंदर बहुत बड़ा भारत है, छोटी मोटी घटना होती ही रहती है, होते ही रहेंगे। आपने महंगाई की चर्चा की, हम समझते हैं महंगाई इस देश में नहीं है। अब पड़ोस भारत का टुकड़ा पाकिस्तान, आप पड़ोस से कंपैरिजन करो। यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है, बमबारी हो रही है, और तब भी अपना देश बैलेंस है। जिस समय इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लोकतंत्र में चरण रखे उस मंदिर में, उस समय भारत आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया में 14 नंबर पर था, और आज के दिन में भारत 5वें नंबर पर है। तो इस देश के जनता को यदि राष्ट्र से प्रेम है, इस देश के जनता को ये यदि सपने हैं जो हमारा राष्ट्र दुनिया का नंबर 1 राष्ट्र बने, इसके लिए थोड़ी मेहनत और थोड़ी पॉकेट पर वजन देना पड़ेगा। आपके यहां पेट्रोल 100 रुपये लीटर, पाकिस्तान में पेट्रोल लगभग 400 रुपये लीटर है। आपके यहां आटा 30-35 रुपये किलो है,
पाकिस्तान में आटा 120 रुपए किलो है। मतलब पाकिस्तान में आदमी आदमी को खाना चाह रहा है, आदमी आदमी को खाना चाह रहा है। लेकिन भारत के लोग अपने मिट्टी से प्रेम करते हैं, अपने मिट्टी की खुशबू से बहुत प्रेम करते हैं। और महंगाई थोड़ी बहुत यदि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को प्रभावित कर भी रहा है तो राष्ट्र के नाम पर उस महंगाई रूपी जहर को हमारे देश के लोग पीकर भी भारत के हाथ को मजबूत करने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर हम वर्तमान में अगर बिहार की बात करें तो बिहार के युवा काफ़ी परेशान हैं। अगर वो बिहार में रहते हैं तो उन्हें रोज़गार नहीं मिलता, अगर वो बिहार से बाहर जाते हैं तो उन्हें जिल्लत भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। भारत के कई हिस्सों में बिहार को एक गाली शब्द के रूप में देखा जाता है। जो बिहार इतिहास में स्वाभिमान का प्रतीक हुआ करता था वो उपहास का शब्द कैसे बन गया? और जो बिहार राजनीति में इतना आगे है वो रोज़गार में इतना पीछे क्यों रह गया? एक बात समझ लो, एक कहावत है, हमरा नाना का हाथी था, हम सिक्कर ले घूमते। आपने बिहार के व्यक्तित्व अतीत की चर्चा की, जिस बिहार ने दुनिया को रोशनी दिया, लेकिन बिहार को राजनीतिज्ञों ने पाताल में धंसा दिया। जिस दिन बिहार के लोग जाति से ऊपर उठेंगे, धर्म से ऊपर उठेंगे, दल के दलदल से ऊपर उठेंगे, क्षेत्रवाद से ऊपर उठेंगे, गोत्रवाद से ऊपर उठेंगे, पत्नीवाद से ऊपर उठेंगे, बेटावाद से उठेंगे, उस दिन बिहार के यूथ को दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर गाली नहीं सुनना पड़ेगा। उस दिन बिहार अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास को पाने का कार्य करेगा। जब तक बिहार के महान मतदाता, बिहार के महान जनप्रतिनिधि के द्वारा संचालित जाति का अमृत पिएंगे, हमर जात मुख्यमंत्री, हम एक टंगा खड़ा हो जाए तो भैया आपके जाति का मुख्यमंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो जाए, मंत्री हो जाए, लेकिन आपके घर में तो चूल्हे नहीं जले, आपके जात को रूपा रखने की जगह नहीं है, आपके जात को काजू की बर्फी अच्छा नहीं लगता है, आपके जात 100 करोड़ के गाड़ी पर चलते हैं, आप भैंस पर चढ़े हुए हैं, झोपड़ी में हैं, एक्के झोपड़ी, पति पत्नी, बेटा पुतौ, दूगो बकरियों, दूगो मुर्गियों का जीवन आप जी रहे हैं। उस बेहुदा जनप्रतिनिधि नेता से क्यों नहीं सवाल बिहार के लोग करते? हम इंसान हैं कि नहीं हैं? एक बात आप जान लीजिए, भारत के मतदाता को इस राष्ट्र की मिट्टी से इतनी मोहब्बत है, यहाँ लोग अपने अधिकार को भी छोड़ के राष्ट्र के प्रति समर्पित रहे हैं। यही इस मिट्टी की खुशबू है। लेकिन इंसान की परिभाषा इस देश, इस बिहार के राजनीतिज्ञों ने मतदाता को भुला दिया। आज आप अपने पंचायत का तुम सर्वे करना, तेरा गांव महिदरपुर है, बल्लापुर वन पंचायत का तू मतदाता भी है, तू अपने पंचायत का सर्वे करना, 50% आपके गांव में जो युवा होंगे, शादीशुदा युवा, उनको 1 कट्ठा जमीन नसीब नहीं होगा।
कम से कम मानव के लिए अनिवार्य आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान। 2 रोटी चाहिए, बदन ढकने के लिए एक गंजी चाहिए, धूप बरसात से पूरे शरीर को बचाने के लिए एक छत चाहिए। तो कम से कम 1 कट्ठा जमीन चाहिए। 1 कट्ठा में एक शौचालय चाहिए, एक चापाकल चाहिए, एक रसोई घर चाहिए, एक अपने और अपने बीवी के लिए एक छोटा कमरा चाहिए, एक बच्चों के लिए कमरा चाहिए। 50% इस बिहार के गरीब झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर हैं, लेकिन जात के नाम पर वोट करेंगे। तो जात के नाम पर जब वोट कीजिएगा तो आपका जो नेता है उसका पेट की चर्बी उतने मोट हो गया कि आपको ही भोग भोगना ही पड़ेगा। बेरोजगारी के दलदल में फंसिए, झोपड़ी के दलदल में फंसिए, कोनो दलदल में आपको धंसा के रखेगा। इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, यदि आप अपने आप को स्वतंत्र नागरिक मानते हो, अपने कर्तव्य, अपने अधिकार के प्रति सजग होना चाहते हो, जाति का बंधन तोड़ दो, धर्म का बंधन तोड़ दो, दल का बंधन तोड़ दो, और जो व्यक्ति परिवार, समाज, इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लेके चला है, वो इससे व्यक्ति की सेवा करो, इससे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करो। बिहार में तो जाति की राजनीति एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे शायद ही कोई इनकार कर सकता है। बिहार के लोग विकास करने वाले नेताओं को कम और अपनी जाति के नेताओं को वोट ज़्यादा देते हैं। और जब तक बिहार की जनता अपने जातिवादी से ऊपर उठकर वोट नहीं करते हैं, तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है। सर, जाते जाते एक और सवाल मटिहानी की जनता जानना चाहती है कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? एक बात आप समझ लीजिए, पढ़े लिखे लोग तो हम हैं न, और कोई प्लानिंग करके हम कुछ बोलते नहीं। माँ सरस्वती का जो आदेश होता है वही हम बोलते हैं। बच्चा हम सुनते थे, गरीबी की कब्र पर पनपी हुई अमीरी बहुत जहरीली होती है। 100 में 1 लोग ही उस अमीरी को पचा पाते हैं, 99 लोग खराब हो जाते हैं। ठीक है, जाति की कब्र पर जन्मी हुई, पनपी हुई राजनेता और राजनीति बहुत जहरीली होती है। इतनी जहरीली होती है जो 75 साल से लोग गुप्ता बांध पर बसे हैं, रेलवे की जमीन पर बसे हैं, झोपड़पट्टी में बसे हुए हैं। उनके बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उनके बच्चे के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, मतलब संपूर्ण रूप से बेचैन है। और इनके जाति के नेता दिल्ली और पटना में अपना तोंद की चर्बी मोटा कर रहा है। तोंद की चर्बी, हेलीकॉप्टर आता है और भाषण देता है, और सब जात के गोतिया एक टंगा खड़ा होके जय जयकार करता है। तो जहर इन्हीं को पीना पड़ेगा, किसको पीना पड़ेगा? अब अंतिम सवाल आपने किया। भोगो सिंह एक बेटा है, एक भाई है, एक सेवक है। भोगो सिंह के खून में राजनीति नहीं। मैं राजनीति से नफरत करता हूं। नंबर 3, इस सृष्टि में हर व्यक्ति को पता है
सोयरी और सारा, जान के लोग अनजान बने हुए हैं। जानते हैं जो मेरा सारा होना है। माँ ने आंचल में पैदा किया और माँ गंगा के आंचल में मुझे समा जाना है। तब भी लोग हाय बाप हाय बाप हाय बाप कर रहे हैं। अब तो मेरा उम्र 59 साल हो गया। अब बेचैनी क्यों? और अंतिम बात, मानव को इस धरती पर दो भूख है। फर्स्ट, रोटी कपड़ा मकान। जिसको रोटी मिल जाए, जिसको कपड़ा मिल जाए, जिसको छत मिल जाए, ये तीनों चीज जिस व्यक्ति को मिल जाता है ना, वो व्यक्ति की अंतिम भूख रहती है जो लोग मुझे इज्जत की नजर से देखें। समाज में लोग कहें फलना चा जा रहे हैं, फलना दा जा रहे हैं, फलना भाई जा रहे हैं। यही व्यक्ति की सोच है, यही व्यक्ति की व्यक्तित्व है जो मरने के बाद भी समाज यदि उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, इसका मतलब है जो व्यक्ति व्यक्तित्व का धनी था। समाज हम बोले, जाति नहीं बोले। समाज में सभी वर्ण, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं। समाज जिस व्यक्ति के गुजर जाने के बाद चर्चा करे, व्यक्ति में व्यक्तित्व था। और मेरे लिए सब कुछ मिल गया। भूख भी मिट गई, रोटी की और प्रतिष्ठा की। इसके लिए लोकसभा विधानसभा मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता है। मैं एक साधारण कॉमन मैन बन के जब तक इस शरीर में सांस रहेंगे, मटिहानी के सुख दुख को शेयर करता रहूं। तो अभी आप मटिहानी के पूर्व विधायक श्री नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह को सुन रहे थे। यदि आपका भी कोई सवाल है सर से तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, ताकि जब हम अगली मुलाकात हो तो सर से वो सवाल रखें। बाकी इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।